हेलो नमस्कार बच्चों, मैं के त्रिपाठी आज आप लोगों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत नीट फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स पर चर्चा करूंगा। और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को फ्लूइड की प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इनको बारी बारी से लूंगा टॉपिक एक एक करके। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर प्रेशर सबसे पहले पढ़ेंगे, तो प्रेशर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले थोड़ा सा चलिए जान लेते हैं कि फ्लूइड क्या है। विच हैज नो डेफिनेट शेप और एबिलिटी टू फ्लो, इसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस में प्रेशर के बारे में जितना पढ़ा हुआ था, जरा देखिए। प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया। Normal force acting on unit surface area. Okay? And suppose surface area is very small, for very small surface area. So limit delta A tends to 0. So this is what again pressure, and this can be written as, आप लोगों से पहले ही बात हो चुकी है हमारी, dF/d. ओके, अभी यूनिट भी देख लेते हैं इसके यहां पर। तो यूनिट ऑफ दिस प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is its unit, and the dimensional formula is kilogram meter per second square. So meter cancel होगा तो ml minus 1t minus 2 is its dimensional formula. और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फ्लूइड प्रेशर के बारे में। तो आपको हम बताएं, एक्चुअली ये भी कोई लिक्विड किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रेस्ट में है, और रेस्ट में होने के बावजूद भी इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं लगातार। और ये वॉल पर, कंटेनर की वॉल पर कोलाइड करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं, और उसी से प्रेशर क्रिएट होता है। सो फ्लूइड प्रेशर भी इसी तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, कितना नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज द फ्लूइड प्रेशर। और यहां पर आप लोगों को यूनिट इसका हम जो बताना चाह रहे हैं, देखिए, इफ 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, PA से दिखलाते हैं इसको। दिस इज व्हाट पास्कल। मेट्रोलॉजी में एक और यूनिट यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं बार। सो वन बार इज इक्वल टू 10 raised to the power 5 पास्कल। और बच्चों यहीं पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 into 10 raised to the power 5 पास्कल। और अगर इसे हम यहां पर देख रहे हैं कि बार कह रहे हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं, 1.013 बार। याद रखिएगा,
1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो जरा सा इंक मैं डाल लूँ इसमें। सो practical unit of pressure is बार, और इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं बच्चों 1 एटमॉस्फेयर, एक और तरह से 0.1 भी लिख सकते हैं इसको बार, और 740 टॉर कह देते हैं इसे, टॉर है ना, TORR टॉर, ये भी आप लोग 740 नहीं 760 है, सॉरी, इसको ठीक कीजिए, ये दिस इज व्हाट, ये प्लीज नोट कर लीजिए 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये कभी जरूरत पड़ सकती है, दिस मच टॉर, ये। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो देख ही रहे हैं, और आप लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर भी बताना चाहता हूं, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को गेज प्रेशर भी बताना चाह रहे हैं। तो देखिए जरा सा, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या है, तो एक्चुअली बताएं आपको, जो एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेयर से ऊपर होता है, तो इसे हम लोग गेज प्रेशर के नाम से जानते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है, दोनों का सम। तो यहां पर अगर हम बात करें दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ये याद रखिएगा, टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इतना कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, इस पर क्वेश्चंस भी मुझे कराने हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम बाद में कराएंगे, पहले थोड़ा सा काम देख लेते हैं। तो इस समय पर, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक यहां पर देखेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी यूज होगा ना इन सबका, तो डेंसिटी भी देख लेते हैं। तो डेंसिटी आप लोगों ने देखा हुआ है, और इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट ऑफ दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो एक बात देखिए, डेंसिटी आप लोगों को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, उसी को हम लोग ग्राम, सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसे हम लोग ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ऐसे भी लिख देते हैं, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। तो आप लोग इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको यहां पर आगे देखना है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आरडी। आरडी एक्चुअली क्या है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं किससे, वाटर की डेंसिटी से। एक्चुअली वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इससे ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इससे ऊपर जाते हैं, इससे नीचे जाते हैं तो भी आइस होने लगता है, तो भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी of any substance or liquid is the density of substance or liquid upon, look, density of liquid or any substance, किसी को भी, और substance upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखिए ये क्या है, रेशियो है, तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए यूनिट नहीं होगा, कंपैरिजन है ना,
तो इसके लिए यूनिट नहीं होगा। एक यहाँ पर आपको और बात बताना चाहता हूँ, समटाइम्स एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है और रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है आपसे, उसका डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब और सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है। तो आपने यहां पर ध्यान देना, सपोज आरडी, क्वेश्चन देखिए छोटा सा है, आरडी इज गिवन 0.8, आरडी में तो कोई यूनिट होता नहीं, अभी मैंने बताया। तो आरडी इज गिवन 0.8, फाइंड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी इसे देखिए, यहां पर डेंसिटी ऑफ, एब्सोल्यूट डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको बताऊं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसे हम लोग लेते हैं 1, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर, अदरवाइज 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर क्यूब 10 पावर -6 लगाएंगे मीटर क्यूब, और वो इस तरह से 3 पावर्स कैंसिल होने के बाद ये मिल जाए। तो जब भी आप इसको डेंसिटी लिखते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी, तो आपने सिर्फ इतना कर देना है इसमें कि इसे यूनिट इसमें लगा देना है, तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को हम कह सकते हैं, जब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये एक छोटी सी बात आप लोगों को एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी हो, अगर आरडी गिवन हो, ये गिवन में है, ये गिवन है आरडी आप लोगों को, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो। और यहाँ पर आप देखिए, आप लोगों को आगे बात करना चाह रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है ना, कोई 2 डेंसिटीज हैं, उनको आपस में मिला दिया गया है, तो कॉमन डेंसिटी उसका क्या होगा। तो आप नोट कीजिए, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे हम लोग। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। और इसमें भी ये है कि आपको 2 केसेस में बताऊंगा। देखिए, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। तो पहला केस ये है, सपोज 2 सब्सटेंस हैं, उनके मासेस m1 एंड m2 दिए, m1 एंड m2 मासेस, और इनके डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर गिवन फॉर 2 substances, masses m1 and m2 and their densities ρ1 and ρ2. We have to find density of mixture. So density of mixture, suppose rho, and density is the total mass कर लीजिए इसे, total mass, और अभी क्या, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो देखिए, मास टोटल कितना हो गया, m1 प्लस m2, एंड वॉल्यूम v1 एंड v2, टोटल वॉल्यूम, टोटल मास और टोटल वॉल्यूम। लेकिन हमें यहां पर मास एंड डेंसिटी गिवन है, तो जब भी मास एंड डेंसिटी गिवन है तो हम यहां पर वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दें किसमें, मास अपॉन डेंसिटी। सो m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2, और दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अभी केस क्या है यहां पर देखिए कि व्हेन
m1 इज इक्वल टू m2 से m इसे ले लेते हैं। तो यहां पर m1 m2 को जब m से दिखलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, m प्लस m अपॉन रो वन प्लस m अपॉन रो टू, और इसे कॉमन लेके m कैंसिल करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। ये याद रखिए, ये बात पूछी जा सकती है। सीधे सीधे आपको दो लिक्विड्स दिए हैं, उनके बारे में बस ये याद रखिएगा कि ये केस तब लग रहा है जबकि मासेस इक्वल है। सो टू लिक्विड्स ऑफ इक्वल मासेस, तो उनकी कॉमन डेंसिटी, उनकी मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो इतनी हो जाएगी। ये तो केस 1 है। एंड द सेकेंड केस इज कि अभी हमें मासेस नहीं, उनके वॉल्यूम्स गिवन हैं। तो सेकेंड केस में क्या है, लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो वन एंड रो टू। देखिए 2 लिक्विड्स हैं रो वन एंड रो टू, और इनके वॉल्यूम्स हैं V1 एंड V2। ये केस 2, केस सेकेंड हम लेने जा रहे हैं। देखिए तो फिर से वही बात आप लगा देंगे, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर m1 प्लस m2 अपॉन V1 प्लस V2, और इस बार मास को हमें कन्वर्ट कर देना है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो V2 इंटू रो टू, दैट इज V1 अपॉन V2। नाउ सपोज इफ वॉल्यूम्स आर इक्वल से V, तो अभी ये रो कितना हो जाएगा, यहां पर से V कॉमन होके कैंसिल होगा। सो रो वन प्लस रो टू अपॉन 2। दिस इज द डेंसिटी केस। याद रखिएगा ये कब की बात है, जबकि दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो और डेंसिटीज रो वन एंड रो टू, और यहां पर मासेस इक्वल थे, तो यहां पर 2 टाइम्स रो वन एंड रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। तो अभी चलिए आगे चलते हम लोग, और यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम देखते हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, डेंसिटी पर क्या होता है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले लेते हैं डेंसिटी के केस में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। देखिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जरूर कम होगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। सो वी कैन से दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ओके, तो अभी देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि पहले डेंसिटी रो था और बाद में डेंसिटी रो डैश हो गया, तो रो डैश अपॉन रो, तो इस टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में अगर इसको हम लिखते हैं तो रेसिप्रोकल होने की वजह से क्या होगा, V अपॉन V डैश। इनवर्सली है ना, देखिए इनवर्सली होने से हम इसको ऐसे लिखेंगे, रो को यहां पर मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, तो ये V डैश नीचे होगी। और अभी देखिए से टेम्परेचर बढ़ा देने पे आप लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। और कितना हो जाता है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जितना था उसका गामा टाइम्स डेल्टा थीटा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इतना नया वॉल्यूम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ा देने से। सो हियर वी सी V कॉमन लेके कैंसिल करें, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं दैट रो डैश
न्यू डेंसिटी इज 1 अपॉन समथिंग है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, रो डैश इज लेस देन रो। मीन्स नया डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। इससे क्लियर है पूरी तरह से। और अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर के केस में आप लोगों को थोड़ा सा, पिछला चैप्टर आपने बल्क मॉडुलस देखा हुआ था, तो उधर हम जाएंगे। देखिए रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू वी अपॉन वी डैश। फिर से देखते हैं, और यहां पर इसे हम अभी तो देख ही चुके थे कितना, तो जो वॉल्यूम यहां पर एक्चुअली बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम जितना भी बढ़ गया या डिक्रीज इन वॉल्यूम जो भी होगा, ये चेंज इन वॉल्यूम यहां पर इतना हो रहा है। यहां पर भी चेंज इन वॉल्यूम था, यही चीज यहां पर थी बिल्कुल इसी तरह से। तो अभी आप देखिए, इससे हम लोग बल्क मॉडुलस के केस में देख चुके थे कितना, पीवी अपॉन डेल्टा वी। सो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज पीवी अपॉन बी। इसे आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। और इससे देखिए आप लोगों को यहां पर फिर से एक बार क्लियरली दिखलाई देगा। अच्छा एक बात देखिए, यहां पर इतना वॉल्यूम कम हो रहा होगा, क्योंकि जब भी आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हमारा टॉपिक ही क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर वॉल्यूम कम हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम कम होगा। और जब भी वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब यहां पर हम इसको लिख सकते थे वी माइनस, है ना, माइनस लिखेंगे ना, तो कितना, थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर चेंज इन वॉल्यूम किया, तो अभी देखिए यहां पर जैसे ही हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, तो इसे हम रख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डी। और फिर से देखिए एक बार v कैंसिल होकर के मिल जाएगा 1 अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर है, इससे मत परेशान होइएगा, दिस व्हाट रो डैश अपॉन रो। तो अभी आप देख सकते हैं कि अपॉन में जो क्वांटिटी है लेस देन 1 है, यहां पर ग्रेटर देन 1 थी, इसलिए नया डेंसिटी कम हो रहा था, और ये यहां पर लेस देन 1 है, सो दैट रो डैश इज ग्रेटर देन रो। तो बच्चों प्लीज ये क्वेश्चन ही है दोनों आपके सामने, इनको ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ा देने से डेंसिटी कम हो रही है, और प्रेशर बढ़ा देने से डेंसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। वैसे भी आप देखिए, जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे पिस्टन पर आप फोर्स एक्सेप्ट करके, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी हम लोग एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं यहां पर, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। तो आप जानते हैं कि डेप्थ के साथ साथ में प्रेशर बढ़ता है लिक्विड में, और वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर है ना, वेरिएशन ऑफ, देखते हैं, देखिए वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विथ चेंज इन डेप्थ, और इसे विथ डेप्थ कर लें, है ना, विथ डेप्थ। तो हम लोग जानते हैं किसी लिक्विड में डेप्थ की वजह से कितना h रो जी, इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर h डेप्थ पर, सरफेस से h डेप्थ पर इतना प्रेशर होता है। h इज द डेप्थ, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
और जी तो आप जानते ही हैं। और अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें लिक्विड सरफेस पर, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें और लग जाएगा। जब भी आप टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो कितना लग जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए ये जरूर लग जाएगा, और प्लस एच रो जी, इतना हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो डेप्थ एच पर, गहराई एच पर, डेंसिटी रो के लिक्विड में इतना प्रेशर कुल मिला करके होता है। और अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द लिक्विड कॉलम। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, इन द लिक्विड कॉलम, इन द ध्यान दीजिए किसी लिक्विड में ये यहां पर देखिए एक ये इमेजिनरी सिलेंडर लिया गया है, तो इसका ऊपरी सरफेस यहां पर ये ए और ये बी है, और इसका डेप्थ है H1 ऊपर सरफेस से इसका, और ये नीचे वाले बॉटम के लिए H2 है सपोज। तो अभी देखिए PB कितना हो जाएगा, H2 रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले सकते हैं इसमें, तो इतना, और PA कितना हो जाएगा, वो H1 रो जी। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि ये यहां पर PB ज्यादा है क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा है, तो PB माइनस PA सब्ट्रैक्ट करें तो ये यहां पर कैंसिल होकर के मिल जाएगा H2 माइनस H1 रो जी। ये 2 पॉइंट हैं यहां पर लिक्विड में, H2 और H1 गहराइयों पे, तो उसके लिए कुल मिला करके इतना प्रेशर हो जाएगा। और अगर इसकी हाइट h ही है या इन दोनों के बीच का डिफरेंस h है दोनों सरफेसेस का, तो यहां पर इसको h रो जी भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों इसे हम यहां पर एक ग्राफ से अगर हम देखते हैं, और अब देख लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, और उसके बाद जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो आप देखिए इस जगह पर इधर को अगर हम डेप्थ ले रहे हैं और इधर में देख रहे हैं प्रेशर, यहां पर देख रहे हैं, तो इनिशियल प्रेशर ये तो P नॉट, ये तो एटमॉस्फेरिक हो ही गया, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लीजिए लोग, है ना, डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा गहराई बढ़ेगी, लिक्विड सरफेस से नीचे आप जा रहे हैं, तो यहां पर डेप्थ की वजह से देख रहे हैं H रो जी बढ़ने लग जाएगा, और एटमॉस्फेरिक यहां पर प्रेशर P नॉट तो होगा ही होगा। तो यहाँ स्टार्ट इतने से लिया गया, इतना तो प्रेशर होगा ही होगा, चाहे ऊपरी सरफेस से शुरू करें तो टॉप सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसको जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी प्रेशर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर किसके लिए ग्राफ बना, P नॉट प्लस H रो जी, इसके लिए। आगे देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद फ्लूइड प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related with fluid pressure। ये देखिए जरा, ध्यान दीजिए कि किसी भी लिक्विड कॉलम में किसी पॉइंट पर
किसी भी लिक्विड कॉलम में किसी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में, किसी भी पॉइंट पर, किसी लिक्विड कॉलम में किसी पॉइंट पर प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में लग रहा होगा, पहली बात। और किसी डेप्थ पर, दूसरी बात देखिए, किसी डेप्थ पर, इन पॉइंट्स को एक बार आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, किसी डेप्थ पर अगर हम जा रहे हैं तो उस डेप्थ पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर सेम प्रेशर लग रहा होगा। पहली बात, किसी भी पॉइंट पर ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर लग रहा होगा। दूसरी बात, किसी भी डेप्थ पर अगर हम चले जाएं तो उस डेप्थ पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर सेम प्रेशर लग रहा होगा। और एक तीसरी बात और नोट कर ली जाए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की हाइट पर प्रेशर डिपेंड करता है, उसके शेप पर नहीं। तो एक आप लोगों ने ये जरूर इस तरह से देखा होगा, देखिएगा जरा, कि भले ही इसका यहां पर से देखिए लिक्विड फ्लो कराया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन अगर ध्यान दें तो सब में देखिएगा हाइट सेम ही कैच कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है। सबकी हाइट इक्वल है तीनों ही केसेस में। ए, बी और सी की अगर बात करें तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। हाइट पर डिपेंड करता है प्रेशर, ऑलवेज याद रखिएगा, है ना। डेंसिटी पर तो लिक्विड की करता है। लिक्विड की डेंसिटी जितना ज्यादा होती जाएगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन हाइट को अगर आप देखें तो शेप जो भी है, यहां पर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, सभी में सेम हाइट वो रेज कर रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि प्रेशर हाइट पर, लिक्विड कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी देखिए एक और हम बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि प्रेशर किसी भी लिक्विड के बॉटम पर जो पड़ता है, तो अभी आपने देखा कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी लिक्विड में सपोज कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है। अब ये जो बॉडी फ्लोट कर रहा है तो इसकी वजह से भी एक प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉटम की अगर हम बात करें कि बॉटम पॉइंट है बच्चों, यहां पर अगर प्रेशर की बात करें कितना लग रहा है, तो इसका डेप्थ अगर मान लीजिए h है तो आप कहेंगे सर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें लग रहा है, वो तो हमेशा ही लगेगा, ओपन है, ठीक है। डेप्थ h की वजह से h रो g भी प्रेशर यहां पर लग रहा होगा। और ये जो ब्लॉक है इसमें, इसकी वजह से भी तो प्रेशर लग रहा होगा। तो ब्लॉक का अगर मान लीजिए यहां पर एरिया A है, तो बेस एरिया अगर A है तो कितना प्रेशर टोटल लग रहा होगा, जरा से ध्यान दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर h रो g, और ब्लॉक के लिए यहां पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू, लगा दीजिए, फोर्स अपॉन एरिया। तो ब्लॉक का मास इंटू जी अपॉन एरिया, ये नेट प्रेशर लग रहा होगा किस केस में, जब भी फ्लोट कर रहा है कोई ब्लॉक जिसका कि बेस एरिया कितना है, A है और उसका मास m है, तो इतना और उसकी वजह से प्रेशर ऐड हो जाएगा। आगे बच्चों चल रहे हैं तो एक यहाँ पर हमारे मन में एक क्वेश्चन है, उसको जरूर हम करा दें, जो कि नीट में 16-17 में इस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए मैं उसको आपने यहाँ पर करने की कोशिश कीजिए और मैं यहाँ पर उसको क्वेश्चन को फिगर से ही बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ।
तो देखिए एक ही यहां पर यूट्यूब है और इसमें ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑयल है, ये ऑयल मैंने लिया है, ये ऑयल। और इसमें दूसरी तरफ तो क्या है, देखिए पार्शली फिल्ड विथ वाटर। तो यहां पर अभी ये जो मैंने बना रखा है ये वाटर के लिए मैंने दिखलाया है, ये इस लेवल तक देख रहे हैं, ये वाटर है। और जरा सा देखिए टोटल यहां पर से ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसी के यहां तक ये भरा हुआ है क्या, ऑयल। और ये जो इसी के सामने बी पॉइंट है, तो वाटर कॉलम यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। और ये आपको यहां पर ये इसका डिफरेंस जो वाटर कॉलम का और इसका है, ये है 10 मिलीमीटर। कितना है ये देखिए यहां पर 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर डिफरेंस। और वाटर कॉलम का यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिखलाई दे रहा है, इस पॉइंट को देखिए तो ये यहां पर से 130 सेंटीमीटर ये दिखलाई दे रहा है ये। ओके, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और आप लोगों को यहां पर डेंसिटी के बारे में भी कुछ बता दूं। डेंसिटी question is poured into one side. The density of oil, you have to find the density of oil. ये आपको डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना है। वाटर का डेंसिटी तो आप जानते ही है, यहाँ पर ये 130 सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। देखिए ये ए और बी दोनों पॉइंट्स को देख लीजिए, ये यहाँ पर सी हाइट तक वाटर रेस किया हुआ है और ये ऑयल का लेवल ऊपर है, कितना 10 सेंटीमीटर ऊपर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए प्रेशर इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर पीए और पीबी क्या होगा, इक्वल होगा। पीए पीबी प्रेशर इक्वल। और ए पॉइंट पर प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कितना होगा, इसका यहां पर से टोटल देखिए हाइट कितना है 130 प्लस 10, तो ये तो 140 है टोटल, ये 140 है। तो इसके लिए लेंगे, चलिए H1 ले लेते हैं अभी। और दिस डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल, सपोज कीजिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, इनटू जी इज इक्वल टू, इधर भी आप देख सकते हैं प्लस इसका हाइट यहाँ पर H2 ले लेते हैं और डेंसिटी दिस वाटर रो W इंटू जी। तो आप देखिए इसको आपने डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है, तो जी भी कैंसिल हुए और दिस ऑयल डेंसिटी इज इक्वल टू H2 रो ऑफ वाटर अपॉन H1। सो ये आपने यहां पर वैल्यूज रख देने हैं और इससे देखिए आपको कितना मिल रहा है, फाइंड करके देखिए, निकालिए। ये देखिए यहां पर अच्छा H2 ये है इसका, हाँ ठीक है। तो आपने इसको H2 लिया है तो ये 130 है और इसको तो आप 1 ले लेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये यहां पर H1 कितना है 140 है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए और अगर किलोग्राम मीटर क्यूब में बताना चाहते हैं
तो इसे सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ये आपको कितना मिल जाएगा? मेरे पास आंसर है तो मैं आपको बता दूं 928 पॉइंट कितना है 5757 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नीट 17 में पूछा गया था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नीट 17 में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा जिसमें यहां पर आपने बस ये करना है कि दोनों का देखिएगा, जो कॉमन यहां पर हाइट देखिएगा जिस पर कि यहां पर जिधर तक वाटर आया है या ये लिक्विड जहां तक आया उसके सामने पर चले जाइएगा, वाटर देखिए। तो इसका कॉलम का एच रो जी और इसका एच रो जी दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। तो यहां पर उन दोनों में से जो भी बात पूछी गई होगी जरूर आपको आ जाएगी। और भी क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे आप लोगों को। आगे चलते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ के लिए एक्चुअली क्या होता है कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो समझने की बात है, लेकिन थोड़ा सा पास्कल लॉ को आप जानते तो हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दें पास्कल्स लॉ को लेके। किसी एनक्लोज्ड लिक्विड में किसी एक पॉइंट पर अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उतना ही अमाउंट प्रेशर का सभी तरफ में ऑल पॉइंट्स पर लगेगा। या यूं कहें हम इस तरह से कि प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड is transmitted undiminished to every point of the liquid and the walls of the containing vessel। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि ये यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है और इससे ये लिक्विड भरा हुआ था, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, और यहां पर एक सर्टेन अमाउंट प्रेशर का एक्सर्ट कर दिया गया। तो ये देखिए कि अलग अलग यहां पर ये लिक्विड इनमें जो निकल रहा होगा ये बिल्कुल सेम प्रेशर से निकल रहा होगा। लेकिन यहां पर ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वाला शब्द है, इसको हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कभी कभी कि इक्वली का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी मान लीजिए लिक्विड कॉलम में ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, और इन पर पहले से जो प्रेशर लग रहा है वो सपोज 2, 6 एंड ऊपर से नीचे को बढ़ेगा तो 2, 6 एंड 8, इतना प्रेशर सपोज पहले से इन पॉइंट्स पर था। अब आपने उसमें 4 पास्कल का प्रेशर किसी पॉइंट पर आपने लगा दिया है। तो ये जो 4 पास्कल है ये इक्वली सभी पर लगेगा, और इन पॉइंट्स पर अब जो प्रेशर हो जाएगा दैट इज 6, 10 एंड 12 पास्कल हो जाएगा। इतना। तो किसी एनक्लोज्ड लिक्विड में किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो प्रेशर जो इक्वली हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिना कमी आए, उसमें कोई कमी हुए बगैर उतना ही ये 4, 4, 4 जो देख रहे हैं तीनों पॉइंट पर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो इतना प्रेशर था तो अभी इतना हो जाएगा, नहीं होता तो हर तरफ में बराबर से बिल्कुल वो लिक्विड निकल रहा होता। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट देख लेते हैं, उसमें क्या एडवांटेज है, इसका एप्लीकेशन है। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में तो देखिए जरा सा इसमें क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। अभी यहां पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ के क्रॉस सेक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों तरफ के क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं और क्रॉस सेक्शंस मान लेते हैं यहां पर A1 एंड A2 है। सपोज देखिए इसका क्रॉस सेक्शन यहां पर A1 और ये क्रॉस सेक्शन A2 है सपोज, और ये इसमें यहां पर लिक्विड भरा हुआ है A1 एंड A2। अभी देखिए इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, सपोज F1। तो यहां पर ये जो फोर्स F2 अप्लाई हो रहा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जितना यहां पर प्रेशर यहां पर कितना है F1 अपॉन A1, इतना ही प्रेशर यहां पर भी लगा होगा। दैट इज वो जो फोर्स लगा होगा वहां पर, उसके अकॉर्डिंग F2 अपॉन A2 यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, अप्लाई हो रहा है लिक्विड पर, इस पॉइंट पे लगाया गया तो वो ट्रांसमिट हुआ यहां पर, तो सेम होगा। और आपको बताएं कि देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए किसी कार को हम लिफ्ट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए यहां पर कोई एक कार है और इससे हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं, अभी इतना फोर्स इस पर लगाना है, कार का वेट देखिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग इस पर जो उसको लिफ्ट करना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए उठाने के लिए। तो हमने क्या, और उठाने वाला क्या होता है, देखिए जो जब कार को लिफ्ट किया जाता है तो जैक जो लगाए जाते हैं छोटे छोटे, वो देखिए पैडलिंग, जरा सा बच्चा भी एक खड़ा होकर पैडलिंग कर देता है, स्मॉल एफर्ट से यहाँ पर लगाया एक तरफ और दूसरी तरफ कार लिफ्ट हो गया। या आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट के पास में जो उनका चेयर होता है आप लोगों के लिए, उसको जब उन्होंने ऊपर और नीचे करना होता तो जरा सा पैडल से पुश करते हैं और वो इतना वेट, इतना लोड ऊपर उठ जाता है। तो होता क्या है, वहां पर जहां पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, स्मॉल फोर्स हम लगाना चाहते हैं, तो उस जगह पर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, तो प्रेशर क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ये देखिए। और यही प्रेशर यहां पर लगना है, तो यहां पर लगना है, हम चाहते हैं कि फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, फोर्स को हम ज्यादा चाहते हैं, ये देखिए ये फोर्स हम ज्यादा चाह रहे हैं कार लिफ्ट करने के लिए, तो एरिया वहां पर क्या कर दें, बढ़ा दें, तो उसका एरिया देखिए ज्यादा हो जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो लगते हैं गाड़ियों में, जरा से देखिए स्मॉल एफर्ट दिया, पुश किया पंजे से और पूरी गाड़ी इतने मोमेंटम होता है उसका और इतना फोर्स ज्यादा लगता है उस पर कि वो रुक जाता है। तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा लगाने के लिए मतलब प्रेशर क्या, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा गाड़ी को रोकने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि जहां पर पैडलिंग किया गया, आप इसको फिगर को देखिएगा, उस जगह पर सिलेंडर जो यूज किया गया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम एरिया है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। और अभी जितना भी ये वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू वहां पर लगना है जहां पर ब्रेक्स अप्लाई होने हैं, उस जगह पर जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा कर दिया गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर है,
तो उस पर जरा सा फोर्स लगाया तो वो जो वैल्यू थी यहां पर उतना ही होने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मान लीजिए कि 1 न्यूटन का फोर्स यहां पर अप्लाई करना पड़ रहा है तो उधर पे हमने क्या कर दिया, देखिए इस जगह पर क्या था, सपोज 2 न्यूटन फोर्स ले लेते हैं और ये इतना था 1 था, है ना फर्क। तो अभी देखिए यहां पर रेशियो 2:1 आया। तो मैंने यहां पर अगर मान लीजिए इस कार पर फोर्स लगाना है कितना, 1000 लगाना है, तो एरिया यहां पर क्या कर दिया जाए, ये एरिया बढ़ा दिया जाए, दैट इज 500 कर दिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, वही 2 आ जाएगा प्रेशर। तो फिर से वही 2 आने के लिए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाए। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है तो उस जगह पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। दैट मीन्स F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2/A1 इंटू F1। तो ये रेशियो जिस अकॉर्डिंग होंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा उसकी वजह से फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए इस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को मैं बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक्चुअली बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। और बैरोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग जो न्यूज में देखते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा या रेनी रहेगा, रेन होने की पॉसिबिलिटी है या, उसके लिए देखिए क्या है, एक्चुअली मर्करी से फिल्ड एक कंटेनर में 1 मीटर लेंथ का एक मर्करी से भरा हुआ, वन साइड क्लोज वन साइड ओपन ट्यूब, जिसमें पूरी तरीके से मर्करी भरा हुआ है, और इसको क्या कर दिया, इसमें ले जाके अंदर इसको छोड़ दिया। तब ये मर्करी से भरा हुआ था। तो ये जो ट्यूब था, देख रहे हैं आप, इसमें ये मर्करी और ये ऊपर से मर्करी फॉल हो जाएगा और ये सम हाइट यहां पर रुका रहेगा, ये देख रहे हैं। तो यहां पर तो क्या है, ये तो अब यहां पर एम्प्टी है क्योंकि अंदर कोई एयर वगैरह है नहीं। बस सावधानी ये है कि इसमें कहीं से एयर नहीं जानी चाहिए, पूरा भरा हुआ इसीलिए लिया गया था और उसको अंदर जाकर के डालिए। तो यहां पर देख रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इसको यहां पर से मरकरी को पुश कर रहा है और ये इसमें रेस किया हुआ है। तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर जिसे हम कह रहे थे, 100 सेंटीमीटर और साधारणतया 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मौसम साफ सुथरा, जिसको बता रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर मौसम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कितना 76 सेंटीमीटर है, और उससे जब ये हाइट इसकी ऊपर जाती है या नीचे जाती है, उसी से हम पता लगाते हैं कि मौसम आज का कैसा रहेगा, है ना। तो जैसे ड्रॉपलेट्स होते हैं मौसम में, तो नेचुरली एयर डेंसिटी कम हो जाता है, और जब एयर डेंसिटी कम हो जाएगा तो पक्की बात है कि एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, ये लेवल डाउन आ जाएगा। और इसी तरह से अगर लेवल ऊपर हो जाता है तो उसका दूसरा पहलू हो जाता है, ठीक है। तो बैरोमीटर के बारे में बस इतना आपको जानना है, और बैरोमीटर की हाइट ही यहाँ पर हमको बताती है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। और बैरोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन जो आ जाता है कि मान लीजिए कि बैरोमीटर के, अगर इसको जो बैरोमीटर को टिल्ट कर दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, इस तरह से आप देख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से ये हो जाए, तब पर भी इसमें याद रखिएगा कि हाइट, ये हाइट उतना ही होगा, और यहां पर ये भले ही कितना वेरी कर जाए, तो टेढ़ा, ये हाइट यहां पर जो आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल सकता है।
What will be the length of mercury column in a barometer tube when the atmospheric pressure is 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे दिया गया? 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी दे दिया गया। तो भैया ये दे दिया गया 76 सेंटीमीटर की हाइट के अकॉर्डिंग इतना तो होगा, और ये लेंथ आपसे पूछी जा रही है और कितना इसे टिल्ट किया गया है। एंगल यहां पर दिया है कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर इसे कर दिया गया तो आप यहां पर 76 अपॉन L इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट इज L इज इक्वल टू 76 अपॉन साइन 30, तो 76 सेंटीमीटर और 1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 76 इंटू 2, दैट इज 152 सेंटीमीटर इसमें लेंथ कवर। ये तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉरी इतना बनता, हालांकि इतना लंबा ट्यूब है नहीं, लेकिन अगर होता तो इतना ये जा सकता था। तो लेंथ इतनी रिक्वायर्ड हो जाती अगर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इसको झुका दिया जाता। नाउ एक और टर्म है हमारे पास में मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या करता है? गैस के प्रेशर को बताता है। गैस के प्रेशर को बताता है कि किसी गैस का कितना प्रेशर। तो क्लोज एक तरह से कंटेनर है और इसमें गैस भरा हुआ है कंटेनर में। तो देखिए यहां पर जो अभी हम बात बता रहे थे कुछ उसी तरह से है कि मैनोमीटर में ये क्लोज्ड कंटेनर जिसमें आप देख रहे हैं कि गैस फिल्ड है, ये पूरे में गैस तो पूरे में भरा हुआ है यहाँ पर, और ये यहां पर से आया हुआ है ये जो ट्यूब ये यहां पर देख रहे हैं। तो इसमें देखिए मरकरी एक्चुअली भरा हुआ है। किसमें? ये ट्यूब में मरकरी भरा हुआ, और इसको यहां पर ये गैस प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है इसका लेवल, सपोज कीजिए कि ये गैस के पार्टिकल्स थे पूरे, और ये यहां पर ये मरकरी के लिए हम दिखा रहे हैं आपको। ये अब देखिए इस जगह पर मान लीजिए कि ये गैस का यहां पर तक मरकरी का लेवल आ गया और ये इस जगह पर तक पहुंच गया। तो दोनों पॉइंट यहां पर फिर वही चीज देखेंगे। अगर गैस के इस जगह तक ये आया है और ये देखिए इसके सामने यहां पर ये बी पॉइंट बिल्कुल मैंने ले लिया हुआ है मरकरी के लिए, और ये H हाइट ऊपर है सपोज। तो भाई जो प्रेशर इसकी वजह से लग रहा होगा वो देखिए इतना ही तो डिफरेंस है यहां पर, H रो जी ऑफ मरकरी। तो अगर हम A और B पर देखें तो PA इज इक्वल टू PB, फिर वही बात PA इज इक्वल टू PB, और इसको आप यहां पर लगा सकते हैं कि यहां पर जो लग रहा है ये प्रेशर ड्यू टू दिस गैस, और इस जगह पर जो लग रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। तो ये जो H हाइट यहां पर डिफरेंस से दोनों में दिख रहा है, ये H हाइट है और ये डेंसिटी और ये G, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहां पर दिखलाई दे रहा है। तो इससे आप लोग गैस का प्रेशर, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, ओके। चाहे तो इसे ऐसे भी लिख लेंगे ये। तो ये आपको यहां पर गेज प्रेशर दिखलाई दे रहा, कितना? यही कहलाएगा हमारा क्या? गेज प्रेशर इज इक्वल टू कितना? H रो जी। इतना नोट कर लीजिए, ये भी आप बात मैनोमीटर का केस है। डाउट्स हो तो आप लोग कोई पूछिए, वो भी क्लियर करेंगे, है ना। इसके बाद बच्चों एक टर्म आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आप सभी लोग जानकारी रखते होंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, व्हेन
a body is immersed in a liquid fully और partially, तो पूरी तरह से अंदर हो जाए या थोड़ा सा लिक्विड में अंदर हो, लाइटर डेंसिटी कम डेंसिटी का होगा तो वो निकला भी रह सकता है। तो होगा क्या कि इस पर क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा एक वेटलेसनेस। आप देखिए कि कुएं में बाल्टी जब डाल देते हैं तो तब वो हल्की हो जाती है, और बाहर निकालते हैं जब कुएं के लेवल से, वाटर लेवल से ऊपर आती तो भारी हो जाती। तो ये जो वेटलेसनेस है, ये वेटलेसनेस जो उसमें बॉडी के वेट में हो रहा है ये एक्चुअली जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसी का वेट है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी का ये 200 ग्राम एयर में इतना वेट था, और जब भी आपने इसे कंटेनर में डाल दिया तो कंटेनर में जब आपने डाल दिया इस बॉडी को, तो ये इसमें अंदर गया और इसने अपने वॉल्यूम के बराबर क्या कर दिया, लिक्विड हटा दिया, अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया, ओवरफ्लो होकर के यहां से आ गया। और अभी इसका जो रीडिंग है वो सपोज 150 दिखलाई दे रहा, पहले तो 200 था, ये अभी 150 दिखलाई दे रहा। तो जाहिर सी बात है कि 50 ग्राम का यहां पर वेटलेसनेस हो गया, 50 ग्राम फोर्स वेटलेसनेस हो गया। और ये पक्की बात है कि ये जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है इसने, इसका वेट कितना होगा, 50 ग्राम फोर्स ही होगा। तो वेटलेसनेस, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड फुल्ली और पार्शली, it experience a weightlessness, and this weightlessness is equal to the weight of the liquid displaced. किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पूरी तरह से या थोड़ा हिस्सा जो आपने देखा उसमें इमर्स कर दिया गया, डुबा दिया गया, तो उसके वेट में कमी महसूस होगी, और वो जो वेटलेसनेस होगी, वो जो कमी होगी उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो अभी देखिए यहां पर 3 केसेस अराइज हो सकते हैं, और आपको मैं बताऊं पहले वो जो 3 केसेस हैं उससे पहले मैं आर्किमिडीज का ये जो वेटलेसनेस है इसको आप देख लीजिए। तो इन जनरल अगर बॉडी का वॉल्यूम V है, डेंसिटी ρ1 है, देखिए वॉल्यूम V है, डेंसिटी ρ1 है, तो इसका वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G इन एयर, V ρ1 G। और ये जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ये तो वेट इन एयर है इसका, और लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो वेट ऑफ दिस लिक्विड सेम वॉल्यूम अंदर गया, लिक्विड का डेंसिटी ρ2 है, एंड दिस G, इतना इसने लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया। यहां पर वॉल्यूम तो बॉडी का है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही, वॉल्यूम तो अपना पूरी तरह से इमर्स्ड है, तो उतना ही वॉल्यूम तो लिक्विड का यहां पर आएगा। ये अब फिगर हटा देते हैं यहां पर से थोड़ा सा, चलिए लगा रहने दीजिए, क्या करना। तो देखिए वेटलेसनेस कितना हो गई, इतना पहले था और इतनी कमी हो गई, तो वेटलेसनेस इतनी हो गई, ये वेट तो अभी जो वेट उसका दिखलाई देगा, अब जो वेट उसका एक्सपीरियंस होगा, कितना वेट होगा, W इन एयर माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यही तो कमी हो रही थी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर अपरेंट वेट की अगर हम बात करें तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, मतलब
W apparent देखिए कितना हो जाएगा, पहले जितना एयर में वेट था ये एयर में जितना वेट था और अभी वेटलेसनेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, अपरेंट वेट कितना 150, ये जो अपरेंट वेट 150 है क्या है 200 माइनस दिस 50, 200 माइनस दिस 50, तो ये कितना हो रहा था V रो 1g और ये V रो 2g, दैट इज इसे आप लिख सकते हैं V रो 1 माइनस रो 2 इंटू जी। और अगर आप रो 1 कॉमन ले लें तो देखिए 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 1 इंटू जी भी यही लिख दीजिए रो 1g, ये अपरेंट वेट। और अभी आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यहां पर V रो 1g, वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड इन, ये वेट ऑफ सॉलिड ही कर लीजिए, चलिए वेट ऑफ सॉलिड इन एयर 1 माइनस रो 2 बाई रो 1। देखिए तो एक्चुअल जो वेट था इसका एयर में, जो एक्चुअल वेट था इंटू 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 1। रो 2 क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिसमें इसे इमर्ज किया गया है, और रो 1 इसका अपना डेंसिटी है, सॉलिड का डेंसिटी है। अब स्पेशल केसेस में देखिए क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें तो देयर में बी 3 केसेस। पहला ये बच्चों थोड़ी देर के लिए देखिए, रो 1 जो हम है इसको लिक्विड डेंसिटी के नाम से दिखलाएंगे, और नहीं, रो 1 को हम दिखलाएंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रो 2 दिखलाएंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, देखिए तो क्या होगा, 3 केसेस सामने हैं। पहला केस है जबकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ध्यान दीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड का डेंसिटी कम है, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, जैसे थर्मोकोल है, जैसे वुड है। तो इस केस में बॉडी बाहर निकली रहेगी। आइस पर देखिए, आइस क्या होता है, सी में देखिए आइस जो होते हैं वो बाहर निकले रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका डेंसिटी कम होता है। तो यहां पर बॉडी क्या होगा, सरफेस से, लिक्विड सरफेस से ऊपर निकला रहेगा। पहला केस। दूसरा, अगर ये लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है सॉलिड का डेंसिटी, तो ऐसे केस में देखिए बॉडी जस्ट बिल्कुल लेवल के नीचे, लेवल के जस्ट लेवल को टच करता हुआ अंडरनीथ, बिल्कुल इससे लेवल के नीचे, ऐसे स्थिति में। और तीसरा केस आपको यहां पर क्या दिखलाई दे रहा है कि अगर ये सॉलिड डेंसिटी ग्रेटर देन यहां पर रो एल होता तो ये बॉडी सिंक कर जाता। बॉडी क्या कर जाता बच्चों? सिंक कर जाता। ये बॉडी सिंक कर जाता पूरी तरीके से। अब देखिए होता क्या है तीनों ही केसेस में, ये ऑटोमेटिकली बॉडी उतना ही अंदर जाएगा। ये फ्लोटेशन का कंडीशन है, देख लीजिए। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? बॉडी का वेट जितना एयर में होगा, किसी भी बॉडी का जितना वेट एयर में होगा उतना ही वेट वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, तभी वो फ्लोट करेगा। अब क्या होता है कि जैसे बोट होता है पानी पर, आप देख रहे हैं
तो बोट का वेट जितना भी है, अब उतना तो उसको फ्लोट कराने के लिए हम उसका शेप ऐसा दे देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करे। और ज़्यादा वाटर क्या, उसका शेप ऐसा है कि पूरा डूबा जाए तो बहुत वेट वाटर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन वो इतना ही अंदर जाएगा जितना कि उसका वेट है, उसी के वेट के बराबर वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा बच्चों। इस केस में तो जितना उसका वेट है उतना ही लिक्विड का भी वेट होगा, तभी तो वो जस्ट बिल्कुल उसके अंदर, ना वो बाहर निकला हुआ है ना वो सिंक कर रहा है। मैंने जितना, सपोज कीजिए 200 ग्राम अगर उसका वेट एयर में है, तो पानी के अंदर जब जाएगा तो पानी कितना डिस्प्लेस करेगा, 200 ग्राम ही वाटर डिस्प्लेस होगा, और दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेट। ये जो उछाल देख रहे हैं ऊपर की तरफ लगता है, ये अपथ्रस्ट। एक्चुअली क्या होता है, ये जो 50 ग्राम आप देख रहे थे वाटर, यही अपथ्रस्ट है जो इसको ऊपर की तरफ है। तो स्प्रिंग बैलेंस में मैंने दिखाया ना कि रीडिंग कम हो गई, ऊपर की तरफ वेट mg नीचे को लग रहा है और ये उछाल ऊपर की तरफ को लग रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ को लग रहा होता है, तो इस केस में दोनों ही बराबर है, इसलिए जस्ट बिल्कुल। और अभी इस केस में जो उसका वेट है बॉडी का और जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, तो लिक्विड पूरा वॉल्यूम जितना वो अंदर हो गया है उतने वॉल्यूम का सेम अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, लेकिन लिक्विड का वेट उतना उसका नहीं है जितना कि सॉलिड का एयर में। तो सॉलिड का वेट ज़्यादा और जो अपथ्रस्ट कम है, सो दैट बॉडी सिंक कर जाए। ऐसा तभी होगा जबकि डेंसिटी सॉलिड की लिक्विड से ज़्यादा होगी। तो ये तीनों केसेस आप याद रखिएगा। ये बस याद रखिए कि जैसे आप देखिए ना, कोई प्लास्टिक का बॉल है, पानी के अंदर उसको ले जाएं तो कहाँ जाता है वो, पानी के अंदर। या थर्मोकोल आप देखिए, थर्मोकोल का पीस बहुत जरा सा छोटा सा वो अंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट तो बहुत कम है, और सपोज 1 ग्राम है या 10 ग्राम है उसका वेट, किसी बॉडी का वेट 10 ग्राम, देखने में वो साइज उसका बहुत ज़्यादा है थर्मोकोल लाइक, और वेट उसका 10 ग्राम। तो वो जब पानी पर आप डालेंगे, लिक्विड पर डालेंगे, तो वो 10 ग्राम लिक्विड ही डिस्प्लेस करेगा, तो इसीलिए वो उस पर बाहर निकला रहेगा। और जब उसका वेट बढ़ने लगे, अब बोट पर लोग बढ़ने लगे, पर्सन बढ़ने लगे बोट पर, तो बोट का वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बोट का वेट, सो दैट वो पानी के अंदर जाने। सबमरीन वगैरह क्या होते हैं, यही तो इसी बेसिस पे तो काम करता है। ये लो आप लोग पढ़िएगा अगर ज़रूरत है तो। आप समझिए कि जितना वेट बढ़ेगा बोट का, उतना ही वाटर वो लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस करेगा, तीनों केस। तो चलिए आगे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल्स तो कराएंगे ही, इस पे बाद में एक बॉयंट फोर्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं ना। बॉयंट फोर्स देखिए, एक्सिलरेटिंग फ्लूइड के लिए हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई लिफ्ट है और लिफ्ट में, देखिए जरा सा ये केस भी हो जाए तो आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। तो अभी देखिए दूसरा पेन लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए जरा सा, चलिए तो ये सपोज कीजिए कि लिफ्ट का केस है और उसमें एक ये कंटेनर रखा हुआ है, इसमें यहां पर कंटेनर में लिक्विड है और इसमें कोई एक ये बॉडी है, इस शेप का बॉडी, और ये लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ में जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बॉयंट फोर्स, इसमें बॉयंट फोर्स कितना लग रहा है, F, और वेट ऑफ लिक्विड
डिस्प्लेस कितना, W सपोज। तो नेट फोर्स इस पर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है ना, तो F बॉयंट फोर्स और वेट ऑफ लिक्विड। तो यहां पर देखिए कितना ये हो जाएगा, नेट फोर्स इज ma। नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, ma हो जाएगा। तो ये फिर से ध्यान दे लीजिए, बॉयंट फोर्स F लग रहा है जो ऊपर ले जाना चाह रहा है, वही अपथ्रस्ट जिसको आप कह देते हैं। और ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है। ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी mg, वो तो नीचे की तरफ में लगेगा। तो वेट ऑफ द बॉडी नीचे डाउन लग रहा है, बॉडी याद रखिए, वेट ऑफ द बॉडी ये डाउन लग रहा है और बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, और लिफ्ट ये ऊपर जा रहा है इसलिए F माइनस W किया। अब बॉडी नीचे आ रही होती तो हम लोग क्या करते हैं, W वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस अपथ्रस्ट जो लगा रहे होते, लेकिन यहां पर ऊपर जा रहा है तो F माइनस W, और F इज इक्वल टू W, ये नेट फोर्स हो जाता है, ये जो देख रहे हैं ma। और इसको देखिए तो mg प्लस ma। तो ये जो आप देख रहे हैं कि g प्लस a, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन लग रहा है, ये इतना नेट एक्सेलरेशन इस पे बॉडी पर लग रहा होगा। ये g इफेक्टिव इसको कह सकते हैं, है ना। यहां पर नेट बॉयंट फोर्स जो लग रहा है वो इतना, और ये यहां पर इफेक्टिव g की तरह से काम कर रहा है। तो भाई अब आप देख लीजिए यहां पर कि इसके लिए अगर हम बात करेंगे, नीचे आ रहा होता अगर ये लिफ्ट, अगर ये नीचे आ रहा होता तो यहां पर हो जाता mg माइनस a, माइनस हो जाता। ये अपवर्ड के केस में है, अपवर्ड, ये, और ये अगर डाउनवर्ड होता तब ये हो जाता है। और अगर मान लीजिए इसमें फ्रीली फॉलिंग हो जाए, ये लिफ्ट क्या हो जाए, फ्रीली फॉलिंग हो जाए, तो फ्रीली फॉलिंग के केस में आप जानते हैं कि ये a किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीली फॉलिंग के केस में a g के बराबर हो जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा, m इंटू 0 g माइनस e। तो ये कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एयर बबल होता, ध्यान दीजिए मेरी बात को, इस पानी में कोई एयर बबल होता और ये फ्रीली फॉल हो रहा होता है पूरा सिस्टम, तो वो एयर बबल वहीं टिका रहता, कोई बॉयंट फोर्स उस पर, देखिए बॉयंट फोर्स लग ही नहीं रहा, बॉयंट फोर्स लग ही नहीं रहा उस पर। तो ये एक क्वेश्चन है, याद रखिए, कहीं पूछा जा सकता है इस तरीके से कि अगर कोई इस तरह का कंटेनर जिसमें एक एयर बबल है वो फ्रीली फॉल हो रहा है, और ऐसे केस में वो जो एयर बबल है वो क्या ऊपर को आएगा या वहीं रुका रहेगा, तो ये निश्चित रूप से बॉयंट फोर्स उस पर कोई लग नहीं रहा है। सो दैट बबल डू नॉट राइज अप, है ना, बबल डू नॉट राइज अप, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो एयर बबल डू नॉट राइज अप लिख लीजिए, एयर बबल डू नॉट राइज अप, फ्रीली फॉलिंग का केस से याद रखिएगा ये। तो बच्चों ये जो मैंने आप लोगों को अभी बातें बताई हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप लोगों को लगाना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस में मुझे कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको, चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है।
कितनी देर का हो गया है, वीडियो देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो ये हो गया है, हाँ ठीक है, 1 hour 20 minutes हो चुका है बच्चों। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और इसके बाद वाले जो टॉपिक्स होंगे उसके बाद में न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो यहाँ पर ओके, बस 1 मिनट रुकिए, आपको एक क्वेश्चन अच्छा से दे रहा हूँ, इस पर आप लोग क्वेश्चंस लगाइए और पूछिएगा भी मुझसे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ और इसमें आप लोगों को अभी जो मैंने बताया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो देख रहे हैं कि फिगर में यहाँ पर एक तरफ वाटर है और मरकरी है, और दोनों के लिए देखिए बच्चों, ये आपको ये यहाँ पर देख देता हूँ। ये यहाँ पर एक लिक्विड है जिसका कि हाइट है 3h और डेंसिटी रो है, और इसमें देखिए दूसरी तरफ में h हाइट तक ये मरकरी है। इसके लेवल से अगर आप देखें तो ये हाइट कितना है, h हाइट है, ये यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ से देख लीजिए, लेकिन इसका डेंसिटी कितना है, 2 टाइम्स है, इसकी डेंसिटी के 2 टाइम्स है। तो आपने यहां पर 4 केसेस में से ये बताना है कि विच वन इज करेक्ट। पहला देखिए यहां पर प्रेशर ड्यू टू दिस, ये जो प्रेशर है, और ये यहां पर तो आपने बताना है सबसे पहले, देखिए दैट P नॉट इज लेस देन P, और कितना है, P is greater than, P not is greater than, sorry, P not is greater than P। एक और केस है हमारे पास, P is equal to, और फोर्थ वन इज P is equal to 0, ये है। तो यहां पर आप लोगों को इन 4 केसेस में से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। अभी आप लोग जरा सा दिमाग लगाएं और देखें, इसमें ये A पॉइंट ले लीजिए और ये इस जगह पर B पॉइंट ले लीजिए। इसका हाइट 3h है, डेंसिटी रो है, इसका हाइट h है और डेंसिटी 2 रो है, और आपको यहां पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा केस इसमें सही होगा। तो यहां पर प्रेशर एट सेम लेवल क्या होंगे, इक्वल होंगे प्रेशर, PA इज इक्वल टू PB आप लगा सकते हैं। और अब देखिए यही बात आप लगाएंगे कि प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम, सो दैट PA इज इक्वल टू PB, ओके। और इधर देखिए क्या लगा रहे हैं, यहां पर प्रेशर कितना, H रो G, ठीक है। A पर इतना प्रेशर लग रहा है और B पर कितना लग रहा है, H, उधर तो 3H था, इधर H है, और डेंसिटी कितनी, 2 रो इंटू G। लेकिन यहां पर देखिए इस तरफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो प्लस आप इसे कितना कर लेंगे, कितना है 3H रो G, और ये इतना लग रहा है। और इसे आप यूं भी देख सकते हैं, देखिए
फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने बोला नहीं इसको, यहाँ पर इस जगह पर प्रेशर P लग रहा है, इधर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहाँ पर आपको बताना था कि इनमें से कौन सा केस सही होगा, वेदर दिस वन इज करेक्ट और दिस वन। ये नाम है इनके, P1 P2 भी हो सकते हैं, कि P इज ग्रेटर और P नॉट इज ग्रेटर और दोनों इक्वल हैं। क्या कहानी, तो यहां पर देखिए पूरी बात इस तरफ में ये, अब देखिए इस तरफ में क्या, P प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट, इधर P नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट। तो अभी आप देखिए कि P इज इक्वल टू P नॉट और ये 3 रो जी एच, उस तरफ 2 रो जी एच है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2 रो जी एच माइनस 3 रो जी एच, दैट इज ये हो गया P नॉट माइनस, देख रहे हैं, रो जी एच। तो अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि P लेस देन P नॉट, P नॉट में से इतना सब्ट्रैक्ट करें तब वो P आ रहा है, तो इसका मतलब है कि P लेस देन P नॉट इज द करेक्ट आंसर। P लेस देन P नॉट, ये आप देखिए इसमें आंसर P लेस देन P नॉट। तो इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे। तो हमारे अभी 2 टर्म और हैं जिसमें हमें फ्लो ऑफ लिक्विड में, फ्लो ऑफ फ्लूइड में देखना है, बर्नौलीज थ्योरम देखना है बच्चों, और कुछ एक लॉज भी देखने हैं। उसके बाद में विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये सारे कवर करने हैं 2 टर्म में। तो होप कि आप इस पे क्वेश्चंस लगाइएगा और पास्ट ईयर्स में जो आए क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखिएगा। नहीं तो अभी हम अगर अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर वो बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा और आप लोगों को इसे पूरी तरह से देखना समझना है। पॉज कीजिए, कहीं पर कोई डाउट है तो वो हम पर भेजिएगा। कोई बात ऐसी हो इसमें आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा डाउट है तो ज़रूर उसको हमसे पूछिएगा, हम आप लोगों के साथ रहेंगे। ओके, तो अगले वीडियो के लिए आप लोगों को ब्रेक देना चाहूँगा।